विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां दुश्मनों पर बड़ा नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं वो खबरें कौन सी हैं, पहले ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पे रफ्तार के कहर की, जिसके चलते आधी रात में फुटपाथ पर चीख पुकार मच गई। नशे में धुत एक युवक ने 5 लोगों को कुचल डाला। बताएंगे आपको पूरी घटना क्या थी। इसके बाद बात करेंगे राधिका के मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा राधिका की करीबी दोस्त हिमांशिका ने किया है। हिमांशिका ने राधिका के परिवार को कटघरे में खड़ा किया है और लव जिहाद की थ्योरी को सिरे से खारिज किया है। इस पूरे मामले में अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, बताएंगे आपको। इसके बाद आखिर में बात करेंगे अवैध धर्मांतरण का धंधा करने वाले छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा का ISI कनेक्शन भी सामने आया है और ये भी सामने आया कि कैसे छांगुर ने धर्मांतरण का इतना बड़ा नेक्सस तैयार कर लिया। आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। तो देश की राजधानी में आधी रात को जो कुछ हुआ वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आधी रात में जब गरीब बेसहारा जो आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, वो लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, लेकिन उसी वक्त नशे में धुत एक शख्स आता है अपनी ऑडी लेकर और रात में 1:45 बजे के आसपास वो लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद आधी रात में फुटपाथ पर चीख पुकार मच जाती है। अफरा तफरी का माहौल रहता है। लोग खुद की जान बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब तक 5 लोग कुचले जा चुके थे और 5 लोग गंभीर रूप से हॉस्पिटल में एडमिट किए जा चुके हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली में हर बार कैसे ये नवाबजादे, ये नशे में धुत युवक फुटपाथ पर सो रहे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और कैसे महंगी गाड़ियों के चलते यहाँ पे नशे में धुत होकर के वो सवारी करते हैं और किस तरीके से उनकी ओर से यहाँ पर जिस तरीके से जो मासूम जो गरीब लोग हैं उन पर उनकी ओर से गाड़ी चढ़ा दी जाती है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जो युवक था जो नशे में धुत था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ऑडी को भी सीज कर दिया गया है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी जहां पे नशे में धुत होकर रफ्तार का जो कहर होता है वो झेलना पड़ता है मासूम लोगों को। तो लेकिन पूरा मामला क्या था, ये घटना कैसे सामने आई, ये समझ लीजिए। दिल्ली में तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर देखने को मिला, जहां पर फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को यहां पर कुचला गया। 9 जुलाई की रात करीब 1:45 पर यह घटना सामने आई। ऑडी कार का ड्राइवर उत्सव शेखर फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और यह भी सामने आया है कि घटना के समय नशे में धुत था उत्सव शेखर और अब पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए यहां पर जो चश्मदीद थे उनका बयान दर्ज भी कर लिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि 1:45 बजे रात में शेखर उत्सव नाम का जो ये शख्स था वो यहाँ पे कैसे ऑडी कार लेकर निकलता है और 5 लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। यही वो शख्स है जो नशे में धुत है, ऑडी चला रहा था और जिस तरीके से ये गाड़ी चला रहा था इसे देखकर वहां पे मौजूद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि बेतहाशा स्पीड के साथ ये गाड़ी अपनी आगे बढ़ा रहा था। जब तक लोग समझ पाते कि गाड़ी जा किधर की तरफ रही है, जाना किधर चाहती है, तब तक इस ऑडी ने 5 लोगों को कुचल डाला। जो तस्वीर देख रहे हैं आप ऑडी की, अब ये भी सामने आ गई है। यही वो ऑडी है जिससे 5 लोगों को कुचल डाला है। 5 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उस 5 लोगों में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। चीख पुकार मच जाती है यहाँ पे ऐसा हादसा सामने आने के बाद। लेकिन जिस तरीके से वसंत विहार का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहाँ पे पुलिस की ओर से भी कार्रवाई जो निकल के सामने आई है, कार को सीज कर लिया गया है और क्या कुछ रहा पुलिस की ओर से, क्या कुछ बताया जा रहा है, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट।
नोएडा से द्वारका जा रहा नशे में धुत एक युवक ने 5 लोगों को जो फुटपाथ पर सो रहे थे, वसंत विहार के शिवा कैंप के पास फुटपाथ पर ये मजदूर सो रहे थे। राजस्थान के रहने वाला ये परिवार था, लेकिन ऐसे में 15 से 20 लोग सो रहे थे। 5 लोग को इस कार ने रौंद दिया। कार किस तरह से भयावह ये इंसिडेंट हुआ है, आपको उसकी तस्वीरें देख करके ही समझ आ रहा होगा। आगे का जो परकच्चा है वो पूरी तरह से उड़ चुका है, पूरी तरह से ये गाड़ी डैमेज हो गई है। साथ ही साथ आगे जितने भी ये देखिए शीशे जो हैं वो पूरी तरह से टूट गए हैं। परत दर परत आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है पूरी तरह से टूट चुकी है। तो गाड़ी की हालत देखकर आप समझ गए होंगे कि एक्सीडेंट कितना ज्यादा बड़ा था। किस तरीके से बेतहाशा चल रही ऑडी ने 5 लोगों को कुचल डाला। 5 परिवार के लोग जहां पर चिकपुकार मच गया। लेकिन अब पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और जो एफआईआर की कॉपी है वो भी आपके सामने यहां पर आ गई है, जहां पर जान लेने के प्रयास से लेकर के ड्रिंक एंड ड्राइव से लेकर तमाम धाराओं में यहां पर केस दर्ज करने के साथ कार्रवाई पुलिस की ओर से आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन ये घटनाएं सवाल खड़ी करती हैं कि ऐसा पहला मामला नहीं है जब देश की राजधानी दिल्ली में बेतहाशा चल रही तेज रफ्तार कार ने लोगों को अपना शिकार बनाया हो। इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जहां पे लग्जरी कार बेकाबू रफ्तार कई लोगों की जान ले चुकी है। लेकिन जो लोग इस घटना में घायल हो गए हैं, जो इसका शिकार हो गए, वो लोग कौन है, इसके बारे में जरा जान लीजिए। इसमें एक बच्ची भी है, विमला, उसकी उम्र है 8 साल। इसके अलावा जो अगली जो युवती है उसका नाम है नारायणी, उम्र है 35 साल। लाधी, उम्र 40 साल। सबामी उर्फ चिरमा, उम्र 45 साल। इसके अलावा रामचंद्र, उम्र 45 साल। ये वो लोग हैं जो इस ऑडी चालक के रफ्तार का शिकार बन गए। इस बीच जिस तरीके से ये हादसा सामने आया, कितना बड़ा ये हादसा था और वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ देखा, सुनवाते हैं आपको चश्मदीद की जुबानी। हमारी लाइट कटी हुई थी, तकरीबन 1 बजे लाइट कट गई थी हमारी, तो हम यहाँ पे बैठे थे, 1:30 बज रहा था। घर से ऑडी वाला आया और एकदम यहाँ से गाड़ी चढ़ाई, ऐसे कुचलता हुआ चला गया। जब एक औरत के यहाँ पे, औरत ठीक जन आदमी था, उसके यहाँ पे गाड़ी चढ़ गई है। उसने उतर के देखा है, देख के जब वो चिल्लाए हैं तो वापसी गाड़ी में बैठ के और वो भाग गया है। तो चश्मदीद को सुना आपने कि जो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये आधी रात में जो गाड़ी जा रही है वो जाना कहाँ चाहती है, और जो लोग फुटपाथ पर पहले से सो रहे थे, इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, ऑडी कार जो बेकाबू थी वो रफ्तार से उन्हें रौंदती हुई आगे बढ़ गई। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे नशे में धुत नवाबजादे आखिर कब तक मासूम लोगों को ऐसे कुचलते रहेंगे और पुलिस की ओर से कार्रवाई के नाम पर एफआईआर दर्ज की जाती रहेगी। लेकिन घटनाक्रम बताती हुई आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां वसंत नगर इलाके में एक ऑडी कार 5 लोगों को कुचल कर निकल गई। दरअसल हादसा 9 जुलाई की रात करीब 1:45 पर शिवा कैंप के सामने हुआ, जहां तकरीबन 10-15 लोग फुटपाथ पर ही सो रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार आई और लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कोई कुछ समझ पाता, इसके पहले ही 5 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। 15 से 20 लोग जो है वो बिस्तर लगा कर सो रहे थे और जिसमें से 5 लोगों पर ऑडी कार जो है वो चढ़ जाती है रात के 1 बजे, और उसके बावजूद यहाँ पर ऑडी कार उन 5 लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ती है और आगे जाकर जब एक और इंसिडेंट होता है इसी तरीके से और वही ऑडी कार ठोकती है, तो वहाँ पर पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके बाद यहाँ पर पहचान कराई गई कि क्या ये ऑडी कार यहाँ से कुचलती हुई आगे निकली है। अब इस गाड़ी को देखिए, जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। कितनी रफ्तार से इस ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को टक्कर मारी होगी और इस टक्कर के बाद लोगों का क्या हाल हुआ होगा। कैसे इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई होगी। एकदम से ये लोग हल्ला किए ना, मार दिए उन्हें, अरे मार दिए। तो हम लोग कहे भाई किसको मार दिए, वो भी जहाँ तक की आवाज़ चल रहा है सब निकल के आए, हम भी भाग के आए सर। तो हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से जिसको चोट नहीं लगा था, ज़्यादा बेस्ट थे, अच्छे थे, वो फ्लाईओवर के नीचे भागे। बच्चे अपना लेके पोतला उतला कपड़े उपड़े बर बिछाना लेके, कुछ फ्लाईओवर के नीचे, कुछ रोड पे। जी किसी को चोट लगा था वो घिसट्टा मार रहे थे यहीं पे। हालांकि हादसे के बाद कार चालक उत्सव शेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, जानलेवा हमला और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
मेडिकल जांच में भी पुष्टि हुई है कि उत्सव घटना के वक्त शराब के नशे में धुत था। तो वहीं दूसरी ओर हादसे का शिकार हुए पीड़ितों का दर्द अभी भी बरकरार है। बसंत बिहार की लाल बत्ती, अच्छा। वहाँ पे लेट रहे थे, गाड़ी आई अपने आप ऊपर फेर गई, फिर होश नहीं रिया, फिर हमको लेके भाग गई, पुलिस वाले गाड़ी लेके गई, भर्ती कर दिया, भर्ती कर दिया, हमको बोतल गोल को छटाई, इंजेक्शन दिया, गोली दवाई नहीं दी, फिर हमको बाहर निकाल दिया। आपके कहाँ पे चोट आई है? पसली में आई है, यहाँ आई है, यहाँ। तो गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे? मालूम नहीं, बेहोश हो गए थे। और तुम्हारे साथ और कितने लोग थे वो जो इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं? तीन हॉस्पिटल है, बिमला एक का नाम लादी, एक का नाम चीरमा। मतलब कुल 5 थे। कहाँ सो रहे थे? 6 थे, एक छोटी बच्ची। कहाँ सो रहे थे आप? बसंत बिहार की लाल बत्ती पे, फुटपाथ पे बसंत बिहार की बत्ती के नीचे। तो गाड़ी किस तरफ से आई थी? बहुत तेज थी। हाँ। तो गाड़ी रुकी थी, कोई उतरा था बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर के पास या भाग गया था? भाग के चले गया। वही जो रुका था। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस भर्ती करा के आ गया। बस? और कोई बातचीत, कोई मुआवजा, कोई पैसे की बात हुई हो? नहीं करा कुछ भी, कुछ इलाज कराने की बात हुई हो? नहीं करा कुछ भी, बोला ही नहीं बाहर जाओ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के वक्त और कौन कौन वहां मौजूद था और क्या लापरवाही हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग ऐसे ही तेज रफ्तार गाड़ियों का शिकार बनते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने कार की हालत देखी, पीड़ितों की जुबानी सुनी। इस बीच पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। उधर आरोपी उत्सव की मां क्या कुछ कह रही है पूरी घटना को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। वो ड्राइवर किया है, हाँ, पुलिस में ये है। और मेरे बेटे में तो कोई ये नहीं है, मेरे बेटे तो साइड में बैठे थे और कोई नहीं था, ड्राइवर था। हम लोग यही जानना चाह रहे हैं, ड्राइवर था। अच्छा, ड्राइवर था तो क्या ड्राइवर गाड़ी चला रहा था? हाँ, तो ऑनलाइन ड्राइवर बुक किया हुआ था, ड्राइवर ने गाड़ी चलाया। तो क्या ड्राइवर फरार हो गया मौके से? हाँ, भाग गया है, पुलिस में सब दिया हुआ, उसका सारा डिटेल्स है। अच्छा, अब जाके लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आपके बेटे गाड़ी चला रहे थे और आपके बेटे की तस्वीर भी आई आंटी। गाड़ी चला ही नहीं रही थे। हाँ। वो तो गाड़ी एक करके भाग गया, उसका सारा सबूत दे चुके हैं। लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया था उनको, बाद में जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि आपके बेटे ही गाड़ी चला रहे थे। नहीं चला रही थी, पुलिस ऐसा कह ही नहीं सकती। पुलिस का कहना है आपके बेटे नशे में धुत थे और गाड़ी चला रहे थे। 5 लोगों को नहीं थे। हाँ, वो नशे में भी नहीं थे, वो दूर से आ रहे थे। ड्राइवर बुक किया, जो कि मेरा ड्राइवर है, उसको लीवर में पस हो गया है, इसलिए इतनी ही सी बात है। अब पुलिस को सब कुछ दिया गया, ड्राइवर का सारा डाटा जो ऑनलाइन किया जाता है सब कुछ दे दिया गया। तो आरोपी उत्सव की मां को सुना आपने, जिनकी ओर से सफाई दी जा रही है बेटे के पक्ष में। हालांकि दूसरी ओर पुलिस की ओर से दबोच लिया गया है उत्सव को। अब पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कार को सीज कर लिया गया है। लेकिन ऐसी पहली घटना दरअसल नहीं है, इसके पहले भी जो हादसे हैं वो लगातार लोगों के लिए काल बन रहे हैं। आप याद करिए, मार्च के महीने में बड़ा हादसा हुआ था। 137 हादसे अब तक हो चुके हैं और जिसमें 139 लोगों की मौत हो चुकी है। ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरीके से बेकाबू रफ्तार की जो कार है वो लोगों के लिए काल बन रही है। अप्रैल के महीने में 91 हादसे हुए, 476 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए। अब मई की बात कर लेते हैं। मई के महीने में 458 हादसे हुए, जिसमें 107 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि महीने दर महीने यहाँ पर जो हादसे हैं वो लोगों के लिए, जीवन के लिए काल बन रहे हैं। और यही वजह कि सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक ये बेकाबू रफ्तार की कार लोगों के लिए काल बनती रहेगी। इसी के साथ अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं राधिका हत्याकांड की, जिसमें जिस तरीके से हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज बड़ा खुलासा राधिका के दोस्त ने भी किया है और इसी वजह से राधिका की जिंदगी से जुड़े तमाम जो पहलू हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं कि एक लड़की, एक ऐसी स्पोर्ट्स गर्ल जो कि भविष्य के लिए बहुत सारे सपने देख रही थी, उसकी हत्या हो जाती है। पिता ने हत्या की बात कबूल भी कर ली है, बहुत सारे कारण भी गिनवाए हैं, लेकिन हत्या का पूरा सच क्या है ये लोगों के मन में अभी भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि राधिका हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है और जिस तरीके से यहाँ पे रूढ़िवादी सोच की वजह से जो बात है निकल के सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि राधिका की जो हत्या है,
हत्या है वो यहाँ पर हिमांशिका जो उसकी दोस्त है उसकी ओर से बड़े खुलासे किए गए हैं। और इसीलिए जिस तरीके से उस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की थ्योरी है वो आगे बढ़ रही है। पुलिस की ओर से पूरे हादसे का जो घटनाक्रम का जो सबूत है वो इकट्ठा कर लिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आई हैं। वो कहानी कुछ और बयां कर रही हैं और जो राधिका के दोस्त है वो पोस्ट करके कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। राधिका की दोस्त का जो पोस्ट है वो सामने आया है। ये देखिए, यही है राधिका जिस तरीके से उसकी ओर से जो है बड़े सपने थे कोर्ट को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, सपने और भी बहुत सारे थे, लेकिन पिता की ओर से जब हत्या कर दी गई तो सवाल खड़े हुए कि वो पिता जो अब तक सपोर्ट कर रहा था आखिर वो हत्या कैसे कर सकता है। और इसीलिए राधिका हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हर रोज हो रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि रूढ़िवादी सोच की वजह से राधिका की हत्या कर दी गई। राधिका की दोस्त हिमांशिका का पूरे मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। राधिका की सफलता से पड़ोसी चिढ़ते थे, ये उसकी दोस्त ने खुद बताया है। वो उसे स्वतंत्र नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए हर रोज उसके पिता को भड़काया करते थे। राधिका के पिता के पड़ोसी जो थे वो भड़काते भी थे और इसी वजह से हिमांशिका ने परिवार पर कई आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि परिवार वाले राधिका पे पाबंदी लगाते थे। राधिका के पहनावे पर भी सवाल खड़े किए जाते थे। लड़कों से बातचीत के लिए भी मना किया जाता था, यानी कि जो राधिका का परिवार था वो रूढ़िवादी सोच का था और इसी वजह से जो राधिका की दोस्त हिमांशिका है वो राधिका के परिवार को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही। क्या कुछ कह रही है हिमांशिका, सुनवाते हैं आपको। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे सरप्राइज, वाओ किंडर जॉय, लेट्स गो अब बैट व्हील्स के टॉय सरप्राइजेस हर किंडर जॉय में। ना अपने घर पे सफर कर रही थी बहुत ज्यादा, उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। तो राधिका की दोस्त को सुना आपने, जो राधिका के परिवार पर ही सवाल खड़े कर रही है, बता रही कि कैसे राधिका का जो परिवार था वो पाबंदियां लगाया करता था। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में 5 कारतूस का जो राज है वो भी खुल के सामने आ गया है। राधिका के पिता दीपक ने 5 राउंड फायरिंग की थी। राधिका को 4 गोली लगी थी और 1 गोली रसोई में नीचे के हिस्से में लग गई थी। पुलिस को पिस्टल के अंदर से 5 खाली कारतूस मिले हैं और पुलिस की पूछताछ में राधिका के पिता का अजीब व्यवहार भी सामने आया है। दीपक कभी हंसने लगता है, जो पिता है राधिका का, और कभी वो रोने लगता है। पुलिस ने दीपक को जबरन खाना खिलाया था क्योंकि जो उसका बिहेवियर था वो अनस्टेबल है। कभी वो बेटी के गम में दिख रहा है, कभी वो हंसने लगता है और इसीलिए अब पुलिस की ओर से जो जांच का दायरा है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। साथ ही अब इस घटना को लेकर के राधिका के दोस्तों की ओर से भी कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। खुलासे ऐसे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि एक पिता जो अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ सच भी है जो निकल के अब सामने आए हैं। सच ये है कि राधिका की कोई टेनिस एकेडमी नहीं थी। पहले राधिका कोच की नौकरी करती थी, फिर बाद में टेनिस कोर्ट किराए पर ले लिया था। यहीं पर राधिका बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी। यही एकेडमी राधिका की मौत की वजह भी बन गई। एकेडमी को लेकर 15 दिनों से विवाद चल रहा था और पिता एकेडमी बंद करने के लिए कहा करते थे, लेकिन राधिका एकेडमी चलाना चाहती थी, वो बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहती थी और इसी को लेकर के बाप और बेटी के बीच यहाँ पर विवाद चल रहा था। कई बार कहा सुनी के बाद जो अंततः पिता ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी ही बेटी को गोली मार के यहाँ पे उसकी हत्या कर दी। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ऐसी बिटिया जो अपने सपने पूरा करना चाहती थी, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, वो रूढ़िवाद सोच का शिकार हो गई। लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ राधिका के साथ ही हुआ। हर साल रूढ़िवादी सोच की वजह से हजारों लड़कियां शिकार हुई हैं। दुनिया में हर साल 5000 लड़कियों की हत्या हुई है। सिर्फ भारत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2014 से 21 तक 500 लड़कियों की हत्या हुई है। 2015 में सबसे ज्यादा 192 लड़कियों की हत्या हुई। रूढ़िवाद के शिकार हर 5 में से 1 लड़की भारतीय है। दुनिया में हर दिन 137 लड़कियां मारी जा रही हैं और ये जो आंकड़े हैं ये संयुक्त राष्ट्र के भी हैं, एनसीआरबी के भी हैं और जो चौंकाते भी हैं
कि जिस देश में जहां पे लड़कियों को देवी बना के पूजा भी की जाती है, उन्हें कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, आज उसी की रूढ़िवादी सोच की वजह से हत्या कर दी जा रही है। और इसीलिए अब यहाँ पर राधिका के पिता को लेकर, परिवार की सोच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों पिता ने ऐसा किया, जिस बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे टेनिस का प्लेयर बनाया, उसे दुनिया में नाम कमाने के लिए भेजा, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर ऐसा क्यों हुआ जब पिता ने ही बेटी की जान ले ली। रिपोर्ट दिखाते हैं। 21वीं सदी में भी रूढ़िवाद का जाल बेटियों के लिए काल बना हुआ है। राधिका यादव जैसी कई बेटियां हैं जिन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। इन बेटियों को जिनसे प्यार मिला, परवरिश मिली, उड़ान भरने के लिए हौसले मिले, उन्हीं हाथों से इन्हें मौत भी मिली। कसूर सिर्फ इतना कि इन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार कर दी। जरा सोचिए कैसे होते होंगे वो पिता और भाई जो अपनी बेटियों को पालते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब बेटियां बड़े होकर अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं तो वही पिता और भाई उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में, हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। राधिका बिटिया की इस तस्वीर को देखिए। हाथ में टेनिस पकड़े राधिका न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती थी। राधिका का परिवार भी उसके सपनों को पूरा करने में हर मदद कर रहा था। जानकार तो यहाँ तक बता रहे हैं कि राधिका के पिता उसे खेलने के लिए छोड़ने जाते थे और जब राधिका मेडल जीतती थी तो उसके पिता उस मेडल को घर के सामने वाले कमरे में लगाकर खुद पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन 2 साल पहले लगी एक चोट ने राधिका की पूरी जिंदगी बदल दी। राधिका को टेनिस छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधिका ने टेनिस कोर्ट को किराए पर लेकर बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, लेकिन राधिका की यही टेनिस एकेडमी उसके मौत की वजह बन गई। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राधिका जैसी कई बेटियां आज भी रूढ़िवाद की दहलीज पार करने की कोशिश में हैं, रूढ़िवाद के खिलाफ अपने परिवार से लड़ रही हैं। ऐसी बेटियों को आज सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी बेटियों के परिवार को रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है। प्रधानमंत्री बेटियों को अलग अलग योजनाओं से उत्साहित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। यही वजह है कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं छांगुर बाबा की, जिसके जिहादी इरादों के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ऐसा बाबा जिसने धर्म के नाम पर ऐसा धंधा शुरू किया जिसके चलते उसने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, लेकिन प्लानिंग और इरादे इससे कहीं ज्यादा बढ़े थे। छांगुर नेपाल के साथ साथ यूपी के कई जिलों में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करना चाहता था। नेपाल के जरिए रोहिंग्याओं को भारत में शामिल करवाना चाहता था। इसी के साथ साथ उसके प्लान में बहुत सारे लड़कियों की शादी आईएसआई एजेंटों से करवाने की भी थी, और इसी वजह से चूंकि अब वो रडार पर था और अब इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है तो कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं छांगुर बाबा को लेकर। छांगुर बाबा की जो संपत्तियां हैं उसको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, उन्हें यहाँ पे जब्त किया जा रहा है, और जो बाबा के करीबी थे अब उन करीबियों से भी कई राज उगलवाए जा रहे हैं बाबा के, और जो खौफनाक साजिश थी उसका खुलासा भी यहाँ पर किया जा रहा है। खुलासा क्या है ये जान लीजिए। छांगुर बाबा की खौफनाक साजिश का यहाँ पे खुलासा ये हुआ है कि आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने में ये जुटा हुआ था।
और छांगुर आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने के लिए काठमांडू भी गया था। सुरक्षा कारणों से पाक दूतावास में दाखिल नहीं हो पाया था। हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करवा करके बड़े प्लान की तैयारी कर रहा था। आईएसआई एजेंट और स्लीपर सेल से निकाह करवाना चाहता था, जिससे सीमावर्ती कस्बों में आईएसआई की जो गतिविधि है वो बढ़ सके। देश विरोधी सूचनाएं इकट्ठा करने में आसानी होती और ऐसा करके खाड़ी देशों में अपना कद बढ़ाने की प्लानिंग थी उसकी। लेकिन सभी प्लानिंग पर यूपी एटीएस की ओर से पानी फेर दिया गया। जब यूपी एटीएस की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया, जांच की जा रही है, जो उसके गुर्गे थे उन्हें दबोचा जा रहा है और इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो भी चल रही है और हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी हुई। जैसे जैसे छांगुर बाबा पर शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सामने आ रहा है छांगुर बाबा का हर वो काला सच, जिसके जरिए छांगुर ने धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर अपना साम्राज्य बनाया, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा की, स्पेशल 50 फोर्स बनाई। लेकिन छांगुर का प्लान तो इससे भी बड़ा था, जो अब सामने आ गया है। दरअसल खुलासा हुआ है कि छांगुर आईएसआई से अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता था। इसके लिए उसने नेपाल के काठमांडू के चक्कर भी लगाए। लेकिन सवाल है कि आखिर छांगुर के आईएसआई कनेक्शन के पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी। खुलासा हुआ है कि छांगुर का जुड़ाव मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावते इस्लाम और इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी रहा है और अब छांगुर बड़ी साजिश में जुटा था। खुलासा हुआ है कि छांगुर अब सिद्धार्थ नगर के बढ़नी में ठिकाना तलाश रहा था। छांगुर की कोशिश यहां रोहिंग्याओं की बड़ी खेप लाने की थी, जिन्हें छांगुर बाबा हिंदू बताकर फिर धर्मांतरण करवाता। इस पूरी साजिश के केंद्र में छांगुर की राजदार नीतू ही थी और जमीन तैयार करने में नवीन भी पूरी मदद कर रहा था, जो छांगुर की पीर बाबा वाली छवि को इस्तेमाल कर फंडिंग की व्यवस्था संभाल रहा था। हालांकि छांगुर अपनी साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही एक्सपोज हो गया। एक तरफ तो छांगुर बाबा और उसके धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कभी छांगुर का खास रहा ठेकेदार वसीउद्दीन उर्फ बब्बू बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर बाबा अब तक करीब 20,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है, जिसमें 15-20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, बाकायदा बाय नेम बाय फेस जानता हूँ। उसके बाद हमारा इसका लड़ाई शुरू हुआ तो इसने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं रखा। हमारे लड़के की हत्या भी करा दी, हमारी भी हत्या करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। बब्बू चौधरी के मुताबिक उसके और छांगुर बाबा के बीच धर्मांतरण ही विवाद की वजह बना। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर घर में काम कर रहे लेबरों का धर्मांतरण करवाने का भी दबाव बनाता था, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। उतरौला में ये तो ये छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, और बड़े लोगों के पास चिपकता है जमीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। ऐसे लोग जैसे अहमद हो गए, हम हो गए, संचित हो गए, हरजीत हो गए, गुंजा हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये गलत व्यवहार किया। धर्म परिवर्तन कराता है, वीडियो बना के विदेशों में भेज के उसके बदले में जो खर्च करता है उसका 10 गुना पैसा इसको मिलता है। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर का फोकस हिंदुओं का धर्मांतरण और अवैध संपत्ति को हड़पने पर रहता था। जितना पैसा यहाँ छांगुर बाबा धर्मांतरण में खर्च करता, उसे 10 गुना विदेशों से वसूलता था। और ऐसे ही धीरे धीरे छांगुर ने अपने साम्राज्य और धर्मांतरण गैंग को खड़ा किया। पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। अच्छा, आप लोग तक उसी में सारे काले कारनामे, वो जगह छोटी पड़ रही थी, इस वजह से इसने इतना बड़ा 9 बीघे में प्लांट लगवाया। अब साफ है कि छांगुर बाबा की धर्मांतरण वाली साजिश तो सबके सामने आ ही गई है, बल्कि उसका हर एक राज भी अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि कैसे विदेशी फंडिंग अपने धर्मांतरण गैंग और लोगों को लालच देकर छांगुर जिहादी साजिश में जुटा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर छांगुर बाबा का वो धर्मांतरण वाला प्लान क्या था, जिसके चलते वो युवतियों को शिकार बनाता था। ये भी जान लीजिए। पहला प्लान क्या था?
हिंदू लड़कियों की मुस्लिम युवकों से शादी करवा करके इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बनाता था वो। दूसरा प्लान क्या था? लोगों को नसरीन और जमालुद्दीन की अमीरी दिखाता था और कहता था कि इस्लाम कबूल करके इनके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। धर्म परिवर्तन की वजह से आलीशान बंगला भी आ गया है और गाड़ी भी आ गया है। इसी के चलते लोग बातों में आ जाते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे। यानी कि वो एक तरीके से शोशेबाजी करके लड़कियों को आकर्षित करता था धर्म परिवर्तन करने के लिए। तीसरा प्लान क्या था? गरीब लोगों को नौकरी का झांसा दिया करता था, विदेशों में सेटल होने का लालच दिया करता था। कहता था कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको विदेश में नौकरी मिलेगी, सेटलमेंट मिलेगा। और इसी तरीके का आकर्षण पैदा करने के साथ ही वो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करता था। लेकिन अब एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं और राज खोल रहे हैं। जब उसके राज क्या है? राज ये है कि बाबा ने खुलासा किया है कि बाबा औरंगजेब को अपना आदर्श मानता था। औरंगजेब से जुड़ी पुस्तकें पढ़ता था छांगुर बाबा 20,000 गुर्गे होने की धौंस जमाता था। लोगों से कहता था कि मेरे पास 20,000 की फौज है। डराने धमकाने के लिए कई देशों में पैठ होने की बात भी करता था। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए वीडियो बनाता था। कलमा पढ़ाने के साथ साथ प्रतिबंधित पशु का मीट खिलाने का वीडियो बनाता था। इसी आधार पर ब्लैकमेल करता था। ताकत दिखाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी भी दिया करता था। छांगुर बाबा ने युवतियों की भी एक टीम बना रखी थी जो किसी पर भी दुष्कर्म करने का आरोप का जो केस था, झूठा केस लगा देती थी वो। इसी के चलते वो लोग प्रेशर में आ जाते थे। छांगुर बाबा ये भी करता था कि जो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उन पे प्रेशर बनवाता था। उसके पास अलग अलग तरीके से प्रेशर बनाने के। इसी के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी का भी प्रयोग करता था, बेखौफ होकर करता था। और फंड को सिक्योर रखने के लिए छांगुर ने ट्रस्ट भी बना रखा था ताकि जो उसके पास चंदा आता था अलग अलग देशों से या अलग अलग वर्गों से, लोगों से, उसे वो सिक्योर कर सके, ब्लैक को व्हाइट कर सके। और यही जो पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाले कि कैसे उसने इसी तरीके से धंधा चला करके अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। हालांकि अब उस नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासे होने के साथ साथ जो करीबी है अब उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम छांगुर के करीबी जमालुद्दीन के कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया गया। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो नोटिस देख रहे हैं आप, ये छांगुर के करीबी के कॉम्प्लेक्स पर जमालुद्दीन जिसका नाम है उसके कॉम्प्लेक्स पे नोटिस चस्पा किया गया है। और ऐसे ही उसके कई ऐसे करीबी हैं जो उसके इस अवैध धर्मांतरण के धंधे में सहयोगी थे उसके, अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। किसी को नोटिस मिल रही है तो किसी को पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। और ऐसे पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं कि जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जहां पे लड़के लड़कियों की बड़ी फौज 20,000 की टीम होने का दावा उसकी ओर से किया जाता था। साथ ही साथ उसकी ओर से लोगों को डराया धमकाने के साथ साथ लालच भी दिया जाता था। लेकिन अब पुलिस की ओर से यहाँ पर जो एक्शन है वो तेज हो गया है और एक्शन तेज होने के साथ जो छांगुर के करीबी है उन पर जो प्रशासन का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के कॉम्प्लेक्स पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यहाँ पे बिजली विभाग की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। बिजली का बिल बकाया होने को लेकर ये नोटिस लगाया गया है। नोटिस लगाकर जल्द बड़ी कार्रवाई का मैसेज दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो उसके करीबी थे उन पर रह के जो शिकंजा कसा जा रहा है। कई नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं तो कई पूछताछ के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। 10-12 साल के पहले चले गए थे सर। 10-12 साल से वो इस गांव में नहीं आए हैं। आप लोगों से कोई बातचीत उनकी होती थी? नहीं, कभी कभार वैसे हो जाती थी, जाते आते हम लोग नहीं थे। दुआ सलाम रहता था आप लोगों का? हाँ, मौके से रहता। अंगूठियों का वो काम कब करते थे? अरे पहले कर रहे थे। कितने साल पहले लगभग? कम से कम 30-35 साल के पहले। 12 साल पहले वो इस गांव से निकल कर गए, उसके बाद इतनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कैसे उन्होंने अर्जित की, कुछ आपको पता है? नहीं पता है सर, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। कभी आप लोगों ने पूछी उनसे, बातचीत की? कभी नहीं पूछा ना हम लोग, इसके लिए हम भी ताजुब हैं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन हम इसको नहीं बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो करीबी है वो अब शिकंजे में आ रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे जो नेक्सस है कहां तक फैला हुआ है इसकी भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद कई पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है। वो पहलू कौन से हैं वो ये भी जान लीजिए आप। तो यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल की बॉर्डर से जुड़ते हैं, जिसमें बलरामपुर भी शामिल है जहां से अरेस्टिंग भी हुई थी। इन जिलों में पिछले 4 साल में 300 मस्जिद बढ़ गई हैं, यही सवालों के घेरे में है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में तेजी से मुस्लिमों की जो आबादी है वो भी बढ़ रही है, ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है। जिलों के 116 गांवों में मुस्लिमों की आबादी 50% तक बढ़ गई है, यानी कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा बढ़ी है। और देखिए जो आंकड़े निकल के वो चौंकाने वाले हैं।
बीते 4 सालों में मस्जिदों की संख्या 25% बढ़ी है। तो जो मस्जिदों की संख्या है वो भी यहाँ बढ़ रही है, जो मुस्लिमों की आबादी है वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। 2023 में इन मस्जिद और मदरसों में विदेशी फंडिंग का इनपुट मिला था, जिसके बाद जो जांच का दायरा था बढ़ाया गया था। जांच के लिए जो SIT थी वो भी बनाई गई थी, जो अभी भी जांच कर रही है पूरे मामले की। SIT की रिपोर्ट के मुताबिक 108 मदरसों को फंडिंग मिली थी विदेशों से, और इसीलिए जो मस्जिद थे वो सवालों के घेरे में आए थे। सीमा से जुड़े इन इलाकों में छांगुर भी लगातार एक्टिव था और वो अपने गुर्गों को भी यहाँ पे एक्टिव कर रहा था। इसलिए अब छांगुर बाबा के खिलाफ इन पहलुओं पर भी जांच की जा रही कि जो मस्जिदें बढ़ गई थी अचानक से, जो आबादी बड़ी मुस्लिमों की, वो यहाँ पर क्या उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा थी? क्या छांगुर इस तरीके से नेक्सस को अपने बढ़ा रहा था जब वो यूपी के बॉर्डर वाले जिलों में अपने नेटवर्क को ज्यादा मजबूत कर रहा था? और इसी को लेकर जांच में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने सरकार के कुशल मार्गदर्शन में, हम अपनी जांच एजेंसियों का, जिन्होंने जो है ऐसे जघन्य हत्याकांड का भंडा फोड़ करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही हैं। और हमें विश्वास है कि जिन लोगों की भी संलिप्तता यहाँ से लेकर उतरौला से लेकर के और विदेशों तक इस शर्मनाक घटना में है, उनकी तह तक पहुँच करके उनको सजा दिलाने का काम हमारी एजेंसी। निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जो भी जघन्य घटना है और सब समाज में इस तरह का कुकृत्य करने का जिन लोगों ने भी काम किया है, उनको निस्तनाबूद करने का काम अभी हमारी एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के पूर्व सांसद को सुना आपने, जो कि पूरे मामले को लेकर, सरकार की कार्रवाई को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, हर कोई हैरान है, परेशान है। इस बीच इस खुलासे को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी, तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। हमने पहले ही दिन या कल एक बात बोली थी कि भगवान करे सब टूटे पर किसी का भरोसा न टूटे। तो छांगुर पर लगातार जो शिकंजा कसा जा रहा है, पूछताछ हो रही है, और हर ओर जो उसके करीबी भी हैं उन पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब बढ़ते खबरों में और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के सुशासन पे सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। वो भी जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार आजकल चर्चा में है चुनाव की वजह से, साथ ही साथ हो रही लगातार हत्याओं की वजह से, जिसने सुशासन बाबू के सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों गोपाल खेमका की हत्या हो या फिर सीतामढ़ी से लेकर के अलग अलग जगहों से जो घटनाएं सामने आई हैं, वो पुलिस के इकबाल के साथ साथ सरकार के इकबाल पर भी सवाल खड़े करती है। क्योंकि आपको याद होगा, मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई, इसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, एक के बाद एक हत्याओं के चलते बिहार सुर्खियों में है। तस्वीरें सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां पे व्यवसायी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा व्यवसायी जिसके दिन दहाड़े
इलाके में हत्या कर दी जाती है। तो अगली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये पटना बिहार की है, जहां पे ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या कर दी जाती है जब अपने खेतों में काम कर रहे थे। और इसी वजह से कहा दरअसल जा रहा है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है चुनाव से पहले। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है जब सीतामढ़ी से लेकर के पटना तक से लेकर के हर जगह से हर दिन हत्याओं की खबरों की बाढ़ सी आ गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सुशासन पर अटैक है। ये सुशासन पे अटैक इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का सुशासन हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में जंगल राज रिटर्न ये लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ऐसा इसलिए है क्योंकि पटना से लेकर सीतामढ़ी तक कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हर किसी को परेशान कर रही है, हैरान कर रही है। देखिए पटना से खबर सामने आई जहां पे ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या कर दी जाती है जब वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। सीतामढ़ी से खबर आती है जहां पे एक व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ साथ खबर नालंदा से सामने आती है जहां पे नालंदा में एक नर्स की हत्या हो जाती है। फिर खबर आती खगड़िया से जहां पे एक युवक की हत्या हो जाती है। इसके बाद खबर गया से भी आती है जहां पे 2 लोगों का मर्डर हो जाता है। नालंदा से फिर खबर आती है जहां पे 2 लोगों की हत्या हो जाती है। तो नालंदा हो, गया हो, सीतामढ़ी हो, पटना हो, चाहे वो अलग अलग इलाके हो, आखिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो जा रहा है जब यहाँ पर पुलिस कई बार कहती कि हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक हो रही घटनाएं सवाल खड़े कर। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, पटना के सुल्तानगंज में वकील की गोलीमार की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन खबर पटना के सुल्तानपुर से है जहां पर सुल्तानपुर में भी यहां पर एक वकील की गोली मार के हत्या कर दी गई है सुल्तानगंज में। देखिए किस तरीके से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है जो चुनाव से पहले सुशासन पर सवाल खड़े करता है। खबर सुल्तानगंज से है जहां पे पुलिस ने पहुंच करके जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन वकील की हत्या कर दी गई है गोली मार के। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गए हैं। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी खंगाल रहे। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनको किसी पे शक है। तो एसपी सिटी को सुना आपने, जो कि पूरे वारदात की जानकारी साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार में अपराध बढ़ा है तो सियासी ताप भी बढ़ा है। अपराध के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर हमलावर हैं और बिहार में ताबड़तोड़ हत्याओं पर सियासत भी जमकर हो रही है। आरजेडी ने बिहार की सुरक्षा पे सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहारी की जान की कोई कीमत नहीं है, यहाँ इंसान की कीमत कीड़े मकोड़े से भी सस्ती है। तेजस्वी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और एनडीए पर अपराध को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। तेजस्वी को कहा गया कि भाई वो अपने पिता के कार्यकाल को याद करे। बिहार में संगठित अपराध का खात्मा हो चुका है, सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अपराध पर भी एक्शन तेज कर दिया गया है। बिहार में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर से साफ कर दिया गया है। तो जरा देखिए कि बिहार में जहां पे एक तरफ हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, तो वही दूसरी ओर सियासत तेज हो गई है जहां पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सुनवाते हैं आपको सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी के नेता की हत्या हुई, व्यवसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है, घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस बीच चर्चा वोटरों को लेकर के भी हो रही है, जहां पे सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार में विदेशी वोटरों पे घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दावा सामने आया है और दावा यह है कि नेपाली बांग्लादेशी वोटर म्यांमार से आए और ये लोग वोटर भी बन गए।
1 अगस्त से विदेशी वोटरों की जांच यहां पर की जाएगी। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट तैयार करवा दी जाएगी। इसमें अवैध प्रवासियों का नाम नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के खुलासे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। देश में घुसपैठ रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है। विपक्ष कह रहा है कि भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जो घुसपैठ रोकना है वो जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की है। और इसी को लेकर के जो बिहार की सियासत है गरमाई हुई है। मनोज झा सांसद आरजेडी और अजय आलोक क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है बिहार में जहां किसी न किसी एक जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो रही। एक एवरेज आदमी अपने आप को महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार को इस लॉलेसनेस में। तो इलेक्शन कमीशन की स्ट्रैटेजी को लेकर तो पहले ही तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर चुके हैं। अब जब बात आई विदेशी वोटरों की तो तेजस्वी यादव फिर बौखला गए हैं और बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के तेजस्वी यादव ने तमाम सवाल खड़े किए और कटघरे में खड़ा किया इलेक्शन कमीशन को। भड़क गए तेजस्वी यादव। इलेक्शन कमीशन के विदेशी वोटर वाले दावे पर तेजस्वी यादव पहले ही भड़क चुके हैं और वो कह भी चुके हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी चुनाव के पहले वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटने की। विदेशी वोटरों पर इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट क्यों नहीं जारी किया गया, सवाल खड़े किए तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने विदेशी वोटर वाली खबर को खारिज किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी ने इलेक्शन कमीशन के सूत्रों पर विवादित टिप्पणी भी कर दी है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, ये उनकी ओर से आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग फर्जी लिस्टिंग पर चुप है, तेजस्वी यादव के ये आरोप है। इलेक्शन कमीशन विपक्षी दलों को कोई जानकारी नहीं दे रहा है, प्रेस रिलीज जारी नहीं कर रहा है। तो तेजस्वी यादव की ओर से तमाम आरोप जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की ओर से उस पर खड़े किए जा रहे हैं, साथ ही आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ तेजस्वी कह रहे हैं। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 80% से भी ज़्यादा लोगों का आपने कर दिया है और यानी 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का हो चुका है। यानी आप समझिए 5 में से 4। तो बिहार में चुनावी बयार के बीच जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, सफाई इलेक्शन कमीशन की ओर से दी जा रही है। लेकिन विवाद जाके थमेगा कहां, ये सवाल खड़े होते हैं। चुनाव में पाला किसका भारी पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार तेजस्वी यादव हमलावर है। फिलहाल मैच के लिए इतना ही, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए रिपब्लिक। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल बोलो जुबान केसरी। बिमल में